नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले अभी पैट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, एक दो दिन हुए उन पैट के एग्ज़ामों को हुए। तो आपने एग्ज़ाम का लेवल देखा ही होगा, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, जबकि ये तो पैट का एग्ज़ाम कोई जॉब ओरिएंटेड तो था ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि जब जॉब ओरिएंटेड नहीं है उन एग्ज़ामों की क्या हालत है। तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन रखिए, क्योंकि एग्जामिनर का मूड नहीं पता कि किस तरीके से पेपर को सेट करता है। तो ठीक है भाई, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स के हमने प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की थी, तो आज उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आए हैं। तो इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेटों को मैं करा चुका हूँ आपको, और उनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को लाया गया था। और आज भी ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है भाई, तो एंड तक जुड़े रहें और देखें सारे क्वेश्चनों को। चलते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई बात है 3 मेल या 5 फीमेल। ठीक है भाई, कितने दिनों में कर रहे हैं इस काम को? 12 दिन में। ठीक है, तो या तो 3 फीमेल मेल लगा लीजिए काम पर, या 5 फीमेल। काम कितना करते हैं भाई? बराबर करते हैं। तो ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? यहाँ से 15। तो जब एलसीएम 15 लेंगे तो यहाँ से जब हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 पंजे 15, मतलब एक मेल कितने यूनिट काम करेगा? 5, और फीमेल 5 तिया 15। तो फीमेल कितना यूनिट काम करने वाली है? एक फीमेल 3 यूनिट काम करने वाली है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वर्क निकल आएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12। ठीक है भाई, अब ये हमारा काम है और इस काम को कराना किस पे है? 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों पर। 6 मेल प्लस 5 फीमेल। ठीक है भाई, ये मिलके कर देंगे डी दिन में। तो यहाँ हम एम और एफ की जगह पे क्या इनकी इफिशियंसी रखेंगे। तो एम की इफिशियंसी कितनी है? मेल की कितनी है भाई? 5। तो 6 इंटू 5 हो गया, प्लस फीमेल की इफिशियंसी कितनी है? महिला की 3। तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका, इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 और 5 तिया 15, 45 इंटू डी बराबर हो जाएगा 15 गुणा 12। यहाँ से 15 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 4 बार। तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4 डेज। इसका मतलब जब 6 पुरुष और 5 स्त्रियां इस काम को करेंगे तो 4 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सूची मूल्य 160 रुपए है। सूची मूल्य मतलब एमआरपी आपको कितना दे रखा है भाई? 160 रुपए। ठीक है भाई, और आगे कहा गया है उस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 122.40 122 रुपए 40 पैसे में खरीदता है भाई। ठीक है, यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो भाई इसने इस पर एक छूट दी है 10% की। तो 10% कैसे निकालते हैं? एक जीरो दबा लीजिए। 10% कितना निकला? 16 रुपए। तो जब 16 रुपए एक छूट हो जाएगी तो बचेगा कितना भाई? 144 का। ठीक है भाई, अब उसने यहाँ पे अगली एक छूट और दी है, वो नहीं पता, वो मान लीजिए x% की छूट दी है, और वो छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिकी है? 122 रुपए 40 पैसे की। तो यहां से अगर हम छूट देखते हैं तो 123 अगर इसमें से घटाएंगे तो 21 रुपए 60 पैसे। तो इसका मतलब यहाँ पे उसे एक और छूट मिली है, वो कितने की मिली है? 21 रुपए 60 पैसे की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये छूट मिली किस पे? 144 रुपए पे। तो 21 रुपए 60 पैसे 144 का कितने परसेंट है? तो गुणा 100। इस 100 से ये खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो 12 से काटते हैं ये 12 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 6 दूनी 12, 6 या 18, सॉरी एक जीरो और आएगा। ठीक है भाई, और 2 से 15 बार। तो
तो यहां से जो डिस्काउंट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 15%। कितना रहने वाला है 15%। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, पहली उसने छूट कितने की दे रखी है 10% की, तो 10% 16 रुपए हो गया, फिर वस्तु रह जाएगी 144 की, लेकिन फाइनली कितने में बिकी है 122 रुपए 40 पैसे में, तो 21 रुपए 60 पैसे की छूट और मिल गई। तो भाई परसेंट डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट गुणा 100 बटे एमआरपी। अब यहाँ कितनी रह गई थी एमआरपी घट के 144, तो 144 का ये कितना परसेंट है 15%। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो तो इस दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, तो यहां अगर हम ये देखते हैं कि 12% की दर है, तो 12% की अगर दर है तो यहां से भाई इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, आप कहोगे 3/25 बनेगी। इसका मतलब धन 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा पहली साल, और फिर कितना 25 से 28 हो जाएगा। तो यहां से 625 रुपए का धन कितना हो जाएगा भाई 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना बनेगा भाई, तो ब्याज बनेगा 14 में से 5 गई 9, यहाँ 7 में से 2 जाएगी 5, और यहाँ कितना रह जाएगा 159 रुपए। कितना बचेगा भाई 159। तो 159 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 2544। कितना दे रखा है 2544 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करें और एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 159 से जब डिवाइड करेंगे 2544 को, तो यहाँ से एक बार जाएगा 159 हो जाएगा। तो 14 में से 9 गई 5 बची, यहाँ रह जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 24 में बचे 5 96, और ये कितना हो जाएगा 4। अब ये 900 है तो लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 ऊपर 30 और 5 35 हासिल 3, 6 एकन 6 और 3 9। तो भाई कितने बार गया 16 बार। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो हमें मूलधन कहाँ से मिलेगा यहाँ से, तो 625 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 625 गुणा 16 करेंगे तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4। ठीक है, 16 छक्के 96, 96 और 4 100। तो यहाँ से हमें पता चला कि मूलधन कितना था भाई, तो मूलधन आ गया 10,000 रुपए। कितना आ गया 10,000 रुपए। अब पूछा गया है इसी दर से रेट कितनी रहने वाली है 12%। क्या रहने वाली है 12%। तो इसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो भाई जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वह रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। तो रेट 12% और टाइम 2 वर्ष, इसका मतलब ये 24% बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ऐसा ही जब 24% बढ़ेगा तो इसका भाई 24% कितना होगा, तो इसका अगर हम 24% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2400 रुपए। कितना हो जाएगा 2400 रुपए। तो ऑप्शन पहला इसका सही है। समझ पाए होंगे इस बात को। पहले धन क्या हुआ, रेट 12% है तो 25 से 28 हो जाएगा। तो 25 से 28 2 वर्ष में हुआ है, तो एक बार 25 से 28 फिर 25 से 28, तो 625 रुपए का धन 784 हो जाएगा 2 साल में। तो 159 रुपए ब्याज बनेगा। 159 रेशियो के बराबर 2544। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 16 बार भाग गया, तो 625 मूलधन कितना निकला 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए 2 वर्ष का अगर ऐसा ही निकालेंगे तो 2 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वह कितना 24% बढ़ेगा। तो 24% कितना हो जाएगा 2400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। तो भाई जब भी किसी व्यक्ति की दूरी तो समान रही है कार्यालय तक की, तो उसने क्या है अपनी चाल में कमी की है। तो चाल में कमी की, उसकी वजह से उसे समय ज्यादा लगा। तो जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तो स्पीड का रेशियो भाई कितना रह गया 3/4 का मतलब 4 से कितनी रह गई 3। गति उसने 4 से 3 कर दी, तो टाइम का रेशियो भाई क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। 3 से कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई, जहां मान लीजिए उसे 3 घंटे लगते थे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, 3 मिनट लगती थी तो 4 मिनट लगेंगे। कुल मिला के एक रेशियो बढ़ जाएगा। टाइम में कितने की वृद्धि हो जाएगी 1 रेशियो की। तो 1 रेशियो के बराबर यहाँ टाइम में वृद्धि कितने की हुई है 20 मिनट की। ठीक है भाई, तो जब 1 के बराबर 20 है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 20 × 3 = 60 मिनट।
तो उसका जो यूजुअल टाइम है वह कितना है 60 मिनट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी दूरी समान होगी, तो अगर हमारी जब दूरी समान है तो चालों के अनुपात को उल्टा कर दें तो किसका आ जाता है, समय का अनुपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशाओं में बनी दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तदनुसार उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई 20 सेमी व्यास वाला क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, दो जीवाएं हैं, वो वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये O है, तो एक तो इधर साइड है और एक इधर साइड है, केंद्र से विपरीत दिशाओं में है। ठीक है भाई, तो एक की लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और एक कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब पूछा गया है इनके बीच की दूरी, मतलब इससे इस पे लंब डाल दिया और इससे इस पे लंब डाल दिया। ठीक है भाई, पूछा क्या गया है, यहां से यहां तक की ये दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। तो जीवा भाई कितनी है, ये 12 है, तो ये आधी आधी हो जाएगी, 6 और 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहां से जब हमने केंद्र को मिलाया तो केंद्र और पर की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब इसकी व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये यहां से दूरी 10 हो गई और यहां भी ये केंद्र से परिधि की दूरी है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर जब ये समकोण त्रिभुज हैं, दोनों ही कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, तो ये क्या है भाई, कर्ण 10 का दे रखा है और ये आधार 8 का है, तो ऊंचाई कितने की होगी 6 की होगी, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी 6, 8, 10। तो जब लॉन्गेस्ट साइड जो कर्ण 10 सेंटीमीटर का हो तो लंब और आधार कितने के हो जाते हैं 6 और 8 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आधार 6, कर्ण तो भाई फिक्स है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से 8। ठीक है भाई, तो ये टोटल जो दूरी है वो कितनी रहने वाली है बीच की, 6 + 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो दोनों जो जीवाएं हैं तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो मोस्टली कुछ चीजों को आप याद रख लें, एक तो ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अर्थमेटिक में ट्रिपलेट का याद होना जरूरी है, उसके अलावा ये कि आपको कम से कम कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 20 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर्स और कम से कम 20 से 25 तक के पहाड़ी ये आने ही चाहिए जब आप कैलकुलेशन को अपनी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट वगैरह कुछ याद होनी चाहिए जिससे कि सवाल निकालने में आपके टाइम में कमी हो सके। ठीक है भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो भाई समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी हाइट दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब ऊंचाई जब 15 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 है और ये हमें कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। ठीक है भाई, तो ये अगर जब हम गुणा कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 30 और ये कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, तो 30/√3 का परमेकरण कर दें तो यहाँ से √3 का गुणा होकर 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 3 से ये कितने बार कट जाएगा 10 बार। तो यहाँ से जो भुजा रहने वाली है वो कितनी होने वाली है 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब पूछा क्या गया है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा वर्ग। क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा √3/4 भुजा का वर्ग करोगे तो 10√3 गुणा 10√3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 बार और ये 5 बार और इस 2 से ये 5 बार। ठीक है भाई, तो √3 का गुणा होगा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, 75√3। ठीक है भाई, तो 75√3 वर्ग सेमी क्या रहने वाला है, इसका एरिया रहने वाला है। ठीक है भाई, तो हमें ऊंचाई दे रखी थी √3/2a की वैल्यू 15 दे रखी थी, यहाँ से हमने भुजा कितनी निकाल ली 10√3। ठीक है, और उस भुजा को क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया √3/4 भुजा वर्ग, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 75√3। ठीक है, चलते हैं, तो ये इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
7 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। तो भाई जब भी मल्टीपल्स की बात की जाए एवरेज में, तो मल्टीपल्स हमेशा किस में होते हैं? समांतर श्रेणी में। तो भाई 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 7 होगा, 7 एकम 7, ठीक है भाई। दूसरा 14, 7 या 21, और ऐसे ही पांचवा मल्टीपल क्या होगा? 7 पंजे 35। तो देखिए ये सब में गैप कितने का है? 7-7 का। तो जब भी हमारे जो टर्म्स हैं वो समांतर श्रेणी में हो तो औसत होता है, तो जो औसत बनेगा वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है भाई। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा? 7 प्लस 35 बटे 2, 42। 7 और 35 कितना हो जाएगा? 42, और 42 बटे 2 मतलब 21। तो 21 इसका एवरेज रहने वाला है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए कोई काम इतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। तो भाई टाइम की बात करें ए और बी प्लस सी की, तो ये ए जितना समय लेता है ना उसका उतना ही समय बी प्लस सी, मतलब 1:1, बराबर बराबर समय लेते हैं। तो बराबर बराबर का मतलब 1:1, ठीक है भाई। तो अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो यहां से इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा क्षमता का, वो क्या हो जाता है? उल्टा। तो वो भी क्या रहने वाला है? 1:1। इसका मतलब कि ये जितना काम करता हुआ उतने समय में ए अकेला, उतने ही समय में बी और सी मिलके जितना काम करते हैं उतना ही काम ए करता है। आगे क्या कहा गया है कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं। तो इधर बात करते हैं अलग से, ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं और सी अकेला इसे 50 दिन में करता है। तो यहां से अगर हम वर्क निकालें तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 50 आएगा। 10 का डिवाइड इसमें कितने बार जाएगा? 5 बार। तो ए और बी की क्षमता आ गई कितनी? 5 यूनिट। और यहां से सी की क्षमता कितनी आएगी? 1 यूनिट। तो भाई अगर हम यहां बात करें, ये ए बी और सी को मिलाकर के तीनों की जो कंबाइंड क्षमता आई वो कितनी आई? 6। कितनी आई? 6। और यहां पे जो तीनों की क्षमताएं, यहां भी ए बी और सी है, इनका जो क्षमताओं का अनुपात है 1:1 है। तो अगर हम इस 6 को 1:1 में बांट दें, क्योंकि यहां भी ये 3 लोग हैं और ये भी कितने हैं? 3 लोग, तो 6 को किस में बांटना है? 2 रेशियो में। तो जब 2 रेशियो के बराबर 6 है तो यहां से 1 रेशियो के बराबर 3। तो इसका मतलब कि ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। और यहां पे क्षमता जो 3 आएगी वो किसकी आएगी? बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी की क्षमता मिलाकर के कितनी है? 3। अब जब ये बी प्लस सी की क्षमता 3 है तो अगर मैं बी और सी की अलग अलग क्षमता की बात करूं तो मुझे पता है सी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है। तो जब सी की क्षमता 1 यूनिट काम करने की है तो बी की कितनी होगी? 2, तभी तो दोनों की 3 होगी, ठीक है भाई। तो यहां से बी की क्षमता कितनी निकल आई? 2 यूनिट, और सी की कितनी आ गई? 1। अब पूछा क्या गया है? बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो भाई बी को अगर 50 यूनिट काम करने के लिए दिया जाए तो बी को भाई कितना टाइम लगने लगा? कितना टाइम लगेगा? तो 50 यूनिट काम करेगा और इसकी क्षमता कितनी है? पर डे 2 यूनिट काम करता है, तो ये इस काम को 25 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 25 दिन में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई इसमें कहा गया था ए जितना समय लेता है उतना ही बी प्लस सी लेते हैं। तो समय का अनुपात 1:1, तो क्षमता का अनुपात भी कितना हो जाएगा? उल्टा करोगे तब भी 1:1 रहने वाला है, ठीक है भाई, 1:1 रहने वाला है। अब बात हुई थी यहाँ पे कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 50 दिन में करते हैं। तो यहां से एलसीएम 50 आ गया। तो भाई ए और बी की क्षमता 5 यूनिट पर डे आ गई और सी की 1 यूनिट पर डे। अब दोनों की कंबाइंड क्षमता, तीनों लोगों की कंबाइंड क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। अब 6 को अब जब 1:1 में बांटेंगे तो 1 रेशियो के बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 क्षमता ए की आ जाएगी और बी प्लस सी की भी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। अब इस 3 को कैसे बांटना है भाई? हमें पता है सी कितने यूनिट काम करता है? 1, यहां से पता चल गया। तो बी फिर कितने यूनिट काम करता होगा? 2 यूनिट काम करता होगा। अब बी से सारा काम कराएंगे तो 50 यूनिट काम को बी 25 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। तो भाई उसने सीपी अगर 100 रुपए है तो उस पर कितना एमआरपी डाल दिया? 25% का लाभ उसे कब होगा? जब वो उस पर 25% बढ़ाकर अंकित कर देगा, मतलब 125 रुपए छाप दिए, ठीक है भाई। तो 100 वाली वस्तु अगर उसकी 125 में बिकेगी तो 25% का लाभ हो जाएगा। आगे क्या कहा गया कि कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। इसका मतलब कि भाई 12.5% अगर इसे लाभ मिला है तो इसका मतलब ये वस्तु कितने में बिकी होगी? 112.5, ठीक है। तो
112.5 इतने रुपए में बिकी होगी। ठीक है भाई, और एमआरपी कितना डला था 125 और एसपी कितना हो गया 112.5। तो पूछ रहा है कि छूट क्या है, तो भाई छूट कितने की होगी, यहां से आप देखोगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट उसे मिल गया 12.5 का। ठीक है भाई, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। तो डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी कितना 125। तो इस 0 से पॉइंट खत्म, 25 से 25 खत्म, तो डिस्काउंट कितना रहने वाला है 10%। कितना रहने वाला है 10%। तो 10% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। मान लें कि पूरा पास परसेंट 100% है, कितना है 100% है। तो जब उसने 273 अंक प्राप्त किए और वो पास प्रतिशत, तो हमने जो पास परसेंट है वो कितना मान लिया भाई 100% पे बच्चे पास होते हैं। तो भाई जब उसने 273 अंक प्राप्त किए तो पास प्रतिशत से 5% ज्यादा प्राप्त कर लिए, इसका मतलब 105% प्राप्त किए प्रतिशत में, और अंक कितने हैं 273। तो 273 में कितने परसेंट की वैल्यू हो गई 105% की। आगे ये किसकी बात की है, ये राकेश की, किसकी, राकेश। अब बात की गई आगे कि लोकेश ने 312 अंक मिलते हैं तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसे 21 से काटता हूं तो 21 पंजे 105, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 एकन 21 और 21 दिया 63। ठीक है भाई, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो यहां से 100% अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 20 का इधर गुणा करूंगा और 20 का इधर करूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 दूनी 26, 260 अंक। इसका मतलब जो पास होने के लिए अंक चाहिए वो कितने चाहिए 260। कितने चाहिए 260। ठीक है भाई, तो उस 260 अंक चाहिए पास होने के लिए। और लोकेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 312। तो 312 अंक प्राप्त किए तो 260 से भाई कितने ज्यादा प्राप्त किए पहले तो हम देखेंगे, तो 40 और 12 52। ठीक है भाई, अब कितने प्रतिशत ज्यादा की बात कर रहा है, अगर ज्यादा की बात करें प्रतिशत ज्यादा कितने प्राप्त किए तो 52 गुणा 100 बटे उसके जो पासिंग मार्क्स थे वह कितने थे 260। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 52 से कितने बार कटेगा 52 पंजे और 5 से 20%। ठीक है भाई, तो 20% अंक, कितने परसेंट 20% अंक उसने ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, तो हमने टोटल पासिंग मार्क्स मान लीजिए 100% थे। तो राकेश ने जब 5% अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब 105% प्राप्त किए, तो 105% की वैल्यू 273। यहां से हमने 21 से काट लिया तो 21 से ये 5 बार और ये 13 बार, तो 5% के बराबर 13। तो 100% हमने देखा कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 100% बनाने के लिए 20 का गुणा इधर कर लिया और 20 का इधर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260 अंक। इसका मतलब 260 अंक उनके क्या है पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है भाई, अब पूछा है कि लोकेश ने अगर 312 अंक प्राप्त किए तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो भाई पहले तो ये देखिए कितने ज्यादा प्राप्त किए पास अंक से 52 अंक। अब 52 260 का कितने परसेंट है तो 20%। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल है 1 सेकंड। तो क्या कहा गया है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और इसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है और इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर और इसकी चाल पता करनी है। इसकी चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। जब इनने एक दूसरे को पार किया, तो जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को चाहे समान दिशा में पार करें या विपरीत दिशा में पार करें, दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं भाई। तो टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी चलेंगी भाई, तो दूरी हो जाएगी टोटल 100 और 120 ओवरऑल 220, कितनी हो जाएगी 220 मीटर।
कितनी, 220 मीटर। अब बात करते हैं चाल। अब रिलेटिव स्पीड दोनों जब विपरीत दिशाओं में हो तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड जो बनेगी तो चाल होने वाली है स्पीड 50 प्लस के x। ठीक है भाई, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब चाल हमारी है किलोमीटर पर आवर में और दूरी किसमें, मीटर में, तो तुरंत इसमें 5/18 का गुणा कीजिए और इसे तुरंत किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब हमारी चाल बन गई ये, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, और समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है भाई, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 से कितने बार कट जाएगा, नीचे 3 बार, 5 से कितने बार कटेगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है भाई, तो 50 प्लस x बराबर ये 3 इधर गुणा में जाएगा तो 44 तिया ये हो जाएगा 4 तिया 12, हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132। तो 50 इधर भेज दीजिए तो x बराबर 132 माइनस 50, तो यहाँ से 82 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 82 किलोमीटर पर आवर जो दूसरी गाड़ी की चाल है वह रहने वाली है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो जब भी ट्रेनें चाहे सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें या अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, दोनों की लंबाइयां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो भाई ओवरऑल कितनी दूरी बनेगी, 220 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बराबर राशि क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर कितने का है, 56 रुपए का। तो उधार ली गई राशि है, तो भाई 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ली गई। तो ब्याज भाई कैसे बनता है, ब्याज बनता है रेट और टाइम के गुणनफल से। तो पहले वाले पर जो ब्याज बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 2 वर्ष के लिए अगर 8% की दर से दिया गया होगा तो 16% ब्याज बढ़ेगा, और दूसरे वाली जो ऐसा ही रहेगी वो 3 वर्ष के लिए और रेट वही है 8%, तो ये कितना बढ़ेगा भाई, 24%। ठीक है भाई, दोनों ही राशियां बराबर हैं और 2 और 3 वर्ष के लिए गए हैं, तो पहली वाली राशि 16% बढ़ेगी और दूसरी वाली राशि कितनी बढ़ेगी, 24%। तो भाई दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आया, 8% का, और इस ब्याज में 8% का अंतर आया और रुपयों में कितने का आया, 56 रुपए का। तो 8% के बराबर 56, तो 1% के बराबर 7, तो धन हमारा कितना होता है 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 700। तो यहां से जो धन राशि रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 100। धनराशि कितनी रहने वाली है, 100। तो 100 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, AB उस वृत्त का व्यास है। तो भाई सबसे पहले समझिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पे वृत्त की परिधि पर स्थित हो वह चक्री चतुर्भुज कहलाता है। तो बात कही गई है AB उस वृत्त का व्यास है, ये हो गया भाई व्यास, क्या हो गया, व्यास। AB वृत्त का व्यास हो गया और ABCD, तो यहां से ABCD एक चक्री चतुर्भुज, तो चारों शीर्ष उसके वृत्त के शीर्ष पे आ गए। ठीक है भाई, सॉरी, चारों शीर्ष उसके वृत्त की परिधि पर आ गए। अब क्या कहा गया है, यदि कोण ACD, बात करते हैं ACD, ये वाला ACD, ये वाले कोण की बात हो रही है। ये कोण कितना दे रखा है भाई, 50 डिग्री। क्या दे रखा है, 50 डिग्री। तो पूछा क्या गया है, तो कोण BAD, ये पूरा कोण बताना है। क्या बताना है, ये वाला पूरा कोण ज्ञात करना है। ये कोण भाई पता करना है, ये वाला पूरा कोण। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो ये पूरा कोण पता चल जाएगा, एंगल C। तो भाई हमको पता है, क्या पता है आपको, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण बना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है भाई, तो जो किसके साथ, व्यास के साथ जो एंगल बनेगा भाई वो कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो कुल मिला के ये जो एंगल C है वो कितना हो जाएगा, 90 और 50, 140 डिग्री। कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। और हमें क्या पता है, हमें यह भी पता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है भाई, तो जब 180 डिग्री होगी तो एंगल C कितना दिया है, 140 डिग्री है। तो एंगल A प्लस 140 बराबर 180 डिग्री, इसको इधर भेज देंगे तो एंगल A कितना आ जाएगा भाई,
40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है भाई, तो पूछा गया था BAD, तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो पहली बात तो अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है वह समकोण होता है, और दूसरी बात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश के होते हैं। ठीक है भाई, तो 180 डिग्री से हमने ये एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 है। ठीक है भाई, एक्स और वाई दो संख्या हो गई, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5। तो एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम कभी भी पूछा जाए और दो संख्याओं का रेशियो दिया जाए तो उन दोनों का, तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 × 4 और एचसीएफ 5। ठीक है भाई, तो उनके रेशियोज का एचसीएफ के साथ गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। तो 3 चौके 12, 12 पंच 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने काले मोजे के 4 जोड़ी और भूरे मोजे के कुछ जोड़ी का आदेश दिया। उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों के मूल्य का 2 गुना था। उसका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% बढ़ गया। तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था? ठीक है भाई, तो एक व्यक्ति ने काले मोजों के कितने, तो बात करते हैं ब्लैक और ब्राउन। ठीक है भाई, तो ब्लैक और ब्राउन के उसने कितने कितने जोड़ी, तो ब्लैक कलर के 4 जोड़ी मोजे और ब्राउन के हमें पता नहीं, वो मान लीजिए X जोड़ी मोजे खरीदे। ठीक है भाई, और क्या कहा गया है कि काले जोड़े का मूल्य भूरे जोड़े के मूल्य का 2 गुना था। इसका मतलब अगर ये 1 रुपए का है तो ये कितने का है भाई? 2 रुपए का जोड़ी है। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहां से इनका बिल, सही बिल बनाता हूं तो भाई अगर 4 जोड़ी ब्लैक कलर के मोजे खरीदे और 2 रुपए अगर उसकी प्राइस हो एक जोड़ी की, तो 4 दूनी 8। ये हो जाएगा किसका? ब्लैक वाले का मूल्य। और यहां से कितना हो जाएगा? X का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये X। तो टोटल कीमत उसे जो देनी पड़ेगी, जो सही है, क्या है? जो सही कीमत है, जो राइट कीमत है, वो कितनी देनी पड़ेगी? कितनी देनी पड़ेगी? 8 + X। पर गलती से हुआ क्या कि इनकी संख्या, बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे मोजों की संख्या अदला बदली कर दी। तो भाई संख्या की अदला बदली कर लो या रेट की अदला बदली कर लो, बात एक ही है। तो कुल मिला के समझ लीजिए, रेट क्या लग गई? उल्टी, संख्या उल्टी कर लीजिए। ठीक है, तो 4 जोड़ी वाले का 1 रुपए लगेगा, तो रॉन्ग बिल जो तैयार हुआ 4 × 1 = 4 + 2X। ठीक है भाई, तो इसके साथ इसकी कीमत लग गई और इसके साथ इसकी कीमत लग गई, तो 1 रुपए से 4 जोड़ी का मूल्य 4 हो जाएगा और X जोड़ियों का मूल्य 2 रुपए से 2X हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसने कहा है जो गलती वाला बिल है वो इस बिल से 50% ज्यादा बन गया। इसका मतलब अगर ये 100 रुपए का बिल बना होगा तो ये कितने का बन गया? 150 का। तो यहां से जो अनुपात बनेगा वो 2/3 बनेगा। 50 से कैंसिल करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 8 × 3 = 24 प्लस के 3X बराबर कितना हो जाएगा? 8 + के 4X। ठीक है भाई, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? 16। 8 माइनस करेंगे 24 में से, ये 4X में से 3X जाएंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब उसने काले कलर के कितने मोजे खरीदे हैं भाई? 16 जोड़ी। और इसके काले कलर के कितने खरीदे थे? 4। और ब्राउन जो X की वैल्यू कितने निकल के आ गई? 16। तो ये जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 1:4। कितना बनेगा? 1:4। तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो उसने ब्लैक कलर के 4 जोड़ी मोजे खरीदे और ब्राउन कलर के X जोड़ी मोजे खरीदे। ठीक है भाई, तो ब्लैक कलर के 4 जोड़ी और ब्राउन के मान लिए हमने X जोड़ी मोजे खरीदे, और इसकी जो कीमत थी, ब्लैक वाले जोड़े की कीमत थी, वो कितनी थी? इसकी 2 गुनी थी। तो इसका मान लीजिए 1 रुपए कीमत है, तो इसकी कितनी हो गई? 2। तो यहां से अगर जो सही बिल बनता वो कितना बनता? 4 दूनी 8, 8 + 1 का X से मल्टीप्लाई करेंगे तो X। तो जो सही बिल बनना था वो 8 + X बनता, पर गलती से क्या हुआ कि संख्या में अदला बदली हो गई। तो संख्या में अदला बदली कर दो या रेट में अदला बदली कर दो, बात बराबर है। ठीक है भाई, तो इसके साथ इसकी रेट लग गई, तो 4 × 1 = 4 और यहां से 2 का X से मल्टीप्लाई करोगे तो 2X। तो गलत रेट ये नीचे वाली बन गई।
ठीक है भाई, ऊपर वाली सही रेट होनी चाहिए थी और गलत क्या बन गई, 4 + 2x बन गई। इससे क्या हुआ कि रेट जो बिल है वो 50% बढ़ गया। इसका मतलब जो बिल 100 था वो बढ़ के कितना हो गया, 150। तो यहां से हमने इसे काट लिया 50 से ये 2 बार और ये 3 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 24 + 3x बराबर 8 + 4x आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यहां से ब्लैक जोड़ी उसने कितने खरीदे, 4 और ब्राउन 16। ठीक है भाई, दोनों का अनुपात बनाया 1:4 हो गया। तो ठीक है भाई, आज के ये 15 क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, जुड़े रहें, धन्यवाद।